Hello, student. As you know that we are reading chapter number 9 of business studies, financial management. ठीक है। हम पढ़ चुके थे बेटा लास्ट क्लास में कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल कैसे बनता है बिजनेस में बेटा। एक तो ओनर्स फंड होता है, यानी कि खुद ओनर का पैसा, खुद प्रोप्राइटर का पैसा, खुद मालिकों का पैसा। एक होता है डेब्ट यानी ऋण, उधार। तो उन दोनों को मिलकर कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है। हम ये भी बता चुके थे बेटा कौन सा इजी पड़ता है, कौन सा रिस्की पड़ता है, कौन सा ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है ना। तो बेटा डेब्ट कहाँ से ले सकते हैं, या तो लोन लेके, या शेयर इशू करके, या डिबेंचर इशू करके। ओके, तो इस प्रकार से हम पढ़ चुके थे बेटा डेब्ट और ओनर्स फंड या इक्विटी, इन दोनों को मिलाकर कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है। अब हम देखेंगे क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर को। तो देखेंगे कैश फ्लो पोजीशंस। फर्स्ट, कैश फ्लो पोजीशंस। द साइज ऑफ द प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज मस्ट बी कंसिडर्ड बिफोर डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। इफ देयर इज सफिशिएंट कैश फ्लो, डेब्ट कैन बी यूज्ड। बेटा सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट कैश फ्लो का साइज देखना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा कैपिटल को डिसाइड करने से पहले, कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने से पहले कि सफिशिएंट कैश फ्लो है तो डेब्ट यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। यदि फर्म में डेब्ट कैश फ्लो सफिशिएंट है तो डेब्ट को यूज कर सकते हैं। बी इट मस्ट कवर फिक्स पेमेंट ऑब्लिगेशन, ठीक है। जो बेटा अपना कैश फ्लो ये क्या करना चाहिए, फिक्स पेमेंट जो हमें देने हैं उनको कवर करना चाहिए। नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, नीचे लिखे हुए जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं। पेमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिक्स असेट, मीटिंग डेब्ट सर्विस, कमिटमेंट एज वेल एज प्रोवाइड ए सफिशिएंट बफर, ठीक है। तो कैश फ्लो पोजीशन ये देखना पड़ता है कि जो हमारे पास कैश है वो इन नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन को कवर कर सकता है, फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, डेब्ट सर्विस कमिटमेंट है जो हम प्रोवाइड किए थे उनको हम पूरा कर सकते हैं। दूसरा आता बेटा फैक्टर जो अफेक्ट करेगा कैपिटल स्ट्रक्चर को, है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो तुम जानते हैं, हायर द इंटरेस्ट कवरेज रेशो विच इज कैलकुलेट एज फॉलोज। कैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशो कैलकुलेट किया जाता है, ये कैलकुलेट किया जाता है बेटा EBIT अपॉन इंटरेस्ट, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT का फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट, ठीक है, ये हो जाएगा। तो लोअर शैल बी द रिस्क ऑफ द कंपनी फेलिंग टू मीट इट इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन। यदि इंटरेस्ट कवरेज रेशो ज़्यादा होता है तो कंपनी की जो रिस्क होती है वो कम होती है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट पेमेंट ऑब्लिगेशन को पूरा कर देती है। ओके, लोअर इंटरेस्ट कवरेज रेशो बराबर डेब्ट बराबर नहीं है यूज, यानी कि लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो होता है उसमें बेटा जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा होता है, वहाँ पर पेमेंट ऑब्लिगेशन पूरे नहीं होते हैं। तो हायर द इंटरेस्ट कवरेज रेशो लोअर द रिस्क होती है, और लो इंटरेस्ट कवरेज रेशो हाई रिस्क होती है, ठीक है, पेमेंट ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए। तो सेकंड थर्ड पढ़ेंगे डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो। डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो बराबर होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट कितना बचा टैक्स के बाद, प्लस में डेप्रिसिएशन, प्लस में इंटरेस्ट, प्लस में नॉन कैश एक्सपेंसेस, प्रेफरेंस डिविडेंड, प्लस इंटरेस्ट, प्लस रिपेमेंट ऑब्लिगेशन। ये होता है आपका डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो। ए हायर डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो इन विच द कैश प्रॉफिट्स जनरेटेड बाय द ऑपरेशंस आर कंपेयर्ड विद द टोटल कैश रिक्वायर्ड फॉर द सर्विस ऑफ डेब्ट एंड द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, द बेटर विल एबिलिटी ऑफ द फर्म टू इंक्रीज डेब्ट कंपोनेंट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। यदि हाई डेबिट कवरेज रेशो होती है तो एक फर्म को बेटा फ़ायदा होता है, कैश प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट होता है उसके ऑपरेशन से, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ेंगे लो डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो, डेब्ट बराबर यूज नहीं है, यानी कि लो डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो होता है तो प्रॉफिट कम होता है, वो डेब्ट को अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करने में कंपोनेंट नहीं होता, ठीक है। तो डेब्ट सर्विस कवरेज रेशो भी ज़्यादा होता है तो फर्म को फ़ायदा होता है, और जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो वो भी ज़्यादा होता है तो वो अपने पेमेंट ऑब्लिगेशन को आराम से पूरा कर सकता है। अब फोर्थ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कितना है बेटा, जब इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पैसा लगाना। मान लो हम 10 लाख रुपए लगाए, उस पर रिटर्न कितना, उस पर प्रॉफिट कितना, मान लो 1 लाख रुपये आया तो उसे बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इफ़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी इज हायर, द कंपनी कैन चूज द यूजिंग द ट्रेडिंग टू यूज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी टू इंक्रीज इट्स EPS, इक्विटी पर शेयर।
दैट इट्स एबिलिटी टू यूज डेब्ट इज ग्रेटर। यदि बेटा इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा रिटर्न होता है, कंपनी के इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा रिटर्न होता है, मान 10 लाख रुपए लगाए 2 लाख रुपए रिटर्न, तो ज़्यादा रिटर्न है यानी कि 20% बोल सकते हैं। तो एबिलिटी क्या होती है उसकी, डेब्ट को पूरा करने में वो सक्षम होती है, एबल होता है। जब बेटा इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न कम कमेगी, कम प्रॉफिट होगा तो उसकी एबिलिटी कम होगी बेटा डेब्ट को पूरा करने में। ओके, कॉस्ट ऑफ डेब्ट, डेब्ट की कॉस्ट क्या है। मोर डेब्ट कैन बी यूज इफ कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज लो। यदि बेटा क्या बात है, देखो यदि हमें डेब्ट सस्ता मिल रहा है, कम इंटरेस्ट पर मिल रहा है, तो हम ज़्यादा डेब्ट को यूज कर सकते हैं। देख लो भैया कॉस्ट ऑफ डेब्ट, यदि कॉस्ट ऑफ डेब्ट की कम है तो हम क्या कर सकते हैं, डेब्ट का ज़्यादा यूज कर सकते हैं। टैक्स रेट, हायर टैक्स रेट मेक डेब्ट रिलेटिवली चीपर। यदि बेटा ज़्यादा टैक्स रेट होती है तो डेब्ट को ये सस्ता बनाते हैं। इंक्रीज इट्स एक्सट्रैक्शन एज कम्पेयर टू इक्विटी, तो इक्विटी यानी ओनर्स का पैसा कम लगाते हैं और डेब्ट का ज़्यादा पैसा लगाते हैं हम यदि हायर टैक्स होता है, क्योंकि बेटा अपना पैसा लगाएंगे ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। यदि डेब्ट का पैसा होगा, उधार का पैसा होगा, तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। यदि हम अपना इक्विटी ज़्यादा लगाएंगे तो उस पर डिविडेंड देना पड़ता है, डिविडेंड पे टैक्स लगता है। तो ये बेटा फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेंगे कि कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी प्रोप्राइटर है कि ज़्यादा कैपिटल, ज़्यादा इक्विटी लगाए, अपना पैसा लगाया, ज़्यादा डेब्ट लगाए, तो जहाँ उसको फ़ायदा है वहाँ तो ज़्यादा डेब्ट लगाएगा। यदि उसको इक्विटी लगाने में फ़ायदा है, ज़्यादा इक्विटी लगाएगा। टैक्स के मामले में देखा जाए तो वो ज़्यादा डेब्ट लगाए, क्योंकि डेब्ट पर इंटरेस्ट देना पड़ता है, ना कि टैक्स देना पड़ता है। ओके, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इक्विटी कॉस्ट यानी कि पैसा खुद का हमें कितने में पड़ा, उसकी लागत क्या है। व्हेन द कंपनी यूज मोर डेब्ट, जब कंपनी ज़्यादा डेब्ट यूज करते हैं तो फाइनेंशियल रिस्क फेस बाय द इक्विटी होल्डर्स इंक्रीज, सो देयर डिजायर रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज। ठीक है, जब कंपनी बेटा ज़्यादा उधार का पैसा लगाती है तो फाइनेंस रिस्क भी ज़्यादा होती है बेटा, पैसा चुकाना, इंटरेस्ट चुकाना ज़्यादा रिस्क होती है। कुछ शेयर होल्डर को ज़्यादा रिस्क फेस करना पड़ता है, तो वह क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो डिज़ायर करते हैं कि उनको रिटर्न उनकी बढ़े, यानी कि उनको ज़्यादा डिविडेंड मिले, ज़्यादा डिविडेंड से रेट मिले, उनको ज़्यादा उनका रिटर्न इंक्रीज हो, क्योंकि ज़्यादा रिस्क फेस कर रहे हैं वो। तो बेटा हर कोई यही चाहता है ना बिजनेसमैन की ज़्यादा रिस्क हम फेस करेंगे तो हमें ज़्यादा रिटर्न होना चाहिए, तो ऐसा ही वो करते हैं। इफ़ डेब्ट इज यूज बियॉन्ड अ पॉइंट, यदि बेटा डेब्ट को हम एक बिंदु से, एक पॉइंट से ज़्यादा तक यूज करें तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी में गो अप शार्पली, तो बेटा जो इक्विटी की कॉस्ट होती है वो ज़्यादा ऊपर जा सकती है। शेयर प्राइस में डिक्रीज इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज ईपीएस, और शेयर प्राइस बेटा कम हो सकती है बढ़ने के बजाय, इक्विटी पर शेयर बढ़ने के बजाय शेयर प्राइस जो कम हो सकती हैं। ठीक है, यदि डेब्ट बेटा एक बियॉन्ड से ज़्यादा चली जाए, कहने का मतलब है यदि हम हद से ज़्यादा डेब्ट ले लें, ज़्यादा पैसा उधार ले लें। बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट भी फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा कैपिटल स्ट्रक्चर को। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पब्लिक इशू इज मोर देन द फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ टेकिंग अ लोन। बेटा पब्लिक इशू की कॉस्ट, यानी कि जब कंपनी पब्लिक इशू करती है उसकी कॉस्ट यदि ज़्यादा है फ्लोटेशन कॉस्ट से, लोन लेने की से, तो फ्लोटेशन कॉस्ट में अफेक्ट द चॉइस बिटवीन डेब्ट एंड इक्विटी एंड हैंस द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो बेटा जो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है वो बेटा चॉइस को अफेक्ट करती है कि डेब्ट ज़्यादा लें, इक्विटी ज़्यादा लें, और पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर को वो अफेक्ट करती है। ओके, अब पढ़ेंगे बेटा हम 9th फैक्टर, रिस्क कंसिडरेशन। जो बेटा इक्विटी स्ट्रक्चर को यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रहा है वो 9th फैक्टर कौन सा, रिस्क कंसिडरेशन, यानी कि रिस्क को हमें कंसिडर करना, रिस्क को भी ध्यान में रखना। द टोटल रिस्क होती है जो बिजनेस डिपेंड होता है जिस पे अपॉन बोथ द बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। तो टोटल रिस्क होती है किसी बिजनेस की, वो डिपेंड करते हैं बेटा दोनों रिस्कों पे। कौन कौन से रिस्क पे, बिजनेस रिस्क पर, फाइनेंशियल रिस्क पे। बिजनेस रिस्क इज लोअर, इट्स कैपेसिटी टू यूज डेब्ट इज हायर एंड वाइस वर्सा। यदि बिजनेस रिस्क बेटा कम है तो इसकी कैपेसिटी, तो डेब्ट को हम ज़्यादा यूज में ले सकते हैं। इट्स कैपेसिटी टू यूज डेब्ट इज हायर, तो बेटा डेब्ट को यूज करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है यदि बिजनेस रिस्क कम है। तो यदि बिजनेस रिस्क ज़्यादा है तो हम डेब्ट का कम पैसा लेंगे। ठीक है, उधार हम कम पैसा लेंगे, समझ में आ रहा बेटा। यदि रिस्क कम है यार पैसा लेने में तो पैसा हम ज़्यादा लेते हैं, आपको पता है। यदि बेटा डेब्ट को लेने में ज़्यादा रिस्क है तो बिजनेस रिस्क कम है। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी आप जानते हैं क्या होती है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है बेटा किस चीज़ की स्थिरता बना रहना। ठीक है, इफ़ द फर्म यूज इट्स डेब्ट पोटेंशियल, यदि बेटा फर्म ज़्यादा यूज करती है अपने डेब्ट को, इट लॉसेज द फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज मोर डेब्ट, तो बेटा ये खो देती है, स्थिरता खो देती है ज़्यादा डेब्ट की यूज करने की।
टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी, यदि बेटा हमें फ्लेक्सिबिलिटी बनाना है, स्थिरता बनाना है, तो कंपनी को मेंटेन करना चाहिए कुछ बोरोइंग पावर टू टेक अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस। कुछ अनचाही जो परिस्थितियाँ होती हैं उनमें बेटा हमें बोरोइंग उधार लेने की जो शक्ति है कंपनी की उसको बनाए रखना चाहिए यदि हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए बिजनेस में। कंट्रोल, नियंत्रण, डेब्ट नॉर्मली डज नॉट कॉज डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल। डेब्ट है बेटा वो जनरली यानी सामान्य रूप से डिल्यूशन नहीं लाता, कंट्रोल को ख़राब नहीं करता। वेर एज ए पब्लिक इशूज़ में एकदम वेल्यूनरेबल टू टेक आवर्स, जबकि पब्लिक इशू से कंट्रोल खो देता कोई भी बिजनेस कोई भी कंपनी। टू रिटेन कंट्रोल फर्म शुड इशू डेब्ट, बेटा कंट्रोल यदि रखना है बिजनेस में तो फर्म को इशू करना चाहिए डेब्ट, ठीक है, फर्म को डेब्ट लेना चाहिए। अब पढ़ते हैं बेटा हम फिक्स कैपिटल के बारे में। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है? फिक्स कैपिटल रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म असेस्ट। फिक्स कैपिटल का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा समय के लिए, लॉन्ग टर्म असेस्ट में, लंबे समय की असेस्ट में, जैसे बिल्डिंग में, मशीनरी में, जो ज़्यादा समय तक होती है, ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी होती है जिन असेस्ट की, उसमें इन्वेस्टमेंट करना फिक्स कैपिटल होती है। फिक्स कैपिटल किससे बनती है? फिक्स असेस्ट से। तो इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेस्ट इज़ अ फॉर ड्यूरेशन एंड दे मस्ट बी फाइनेंशियल थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं कैपिटल के, ठीक है। फिक्स कैपिटल लॉन्ग टर्म सोर्स होते हैं कैपिटल के। डिसीजन टू फिक्स कैपिटल इन्वॉल्व ह्यूज कैपिटल फंड्स एंड आर नॉट रिवर्सिबल विदाउट इंक्रिंग द लॉसेस। ओके, तो फिक्स कैपिटल बेटा इससे बनती है लॉन्ग टर्म असेस्ट में इन्वेस्टमेंट करने से फिक्स कैपिटल बनती है। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल को, ये देख लेते हैं। नेचर ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस का नेचर कैसा है, तो फैक्टर अफेक्टिंग करेंगे फिक्स कैपिटल हमें कितना चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट को, फिक्स कैपिटल की जो ज़रूरत है उसको फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं। नंबर 1 नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का प्रकृति कैसा नेचर है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन फिक्स असेस्ट, thus huge fixed capital is required for them, but trading concerns need less fixed capital. They are not required to purchase plant and machinery etc. मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो बेटा उसको ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए फिक्स कैपिटल में। यदि मैन्युफैक्चरिंग करने का यानी कोई चीज़ बनाता है कोई बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है कोई चीज़ बनाना, तो बनाता है तो उसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है फिक्स असेस्ट करने में, ह्यूज फिक्स कैपिटल उसके पास आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग वाला बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस मतलब सिर्फ खरीदना कोई चीज़ फिर उसको बेचना, खरीदना कोई चीज़ बेचना, ये ट्रेडिंग बिजनेस होता है। ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब बिजनेस होता है बेटा। यदि ट्रेडिंग बिजनेस है तो उसको आवश्यकता होती है फिक्स कैपिटल कम की, तो दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू परचेज प्लांट एंड मशीनरी, उसको आवश्यकता नहीं होती बेटा प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए। जबकि जो बेटा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, उसको प्लांट मशीन खरीदने की आवश्यकता होती है, तो फिक्स कैपिटल में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी है वो फैक्टर नीचे हैं, यानी कि किसको कितना फिक्स कैपिटल लगाने की आवश्यकता है। स्केल ऑफ ऑपरेशंस, एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग ऑन अ लार्ज स्केल रिक्वायर मोर फिक्स कैपिटल। यदि बेटा कोई संगठन ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन कर रहा है, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर कोई बिजनेस कर रहा है, तो उसको फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो कम स्केल पर बिजनेस कर रहा है उसके कंपेयर टू। फॉर एग्जांपल ए लार्ज स्केल स्टील एंटरप्राइज लाइक टिस्को जैसी कंपनी है, जो स्टील कंपनी है, वो लार्ज स्केल बिजनेस करते हैं तो उनको लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है, मिनी स्टील प्लांट के कंपेयर में, ठीक है। तो बेटा ज़्यादा जिसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है फिक्स कैपिटल की, तो फिक्स कैपिटल में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं वो फिक्स असेस्ट में, फिक्स असेस्ट प्लांट मशीनरी में। चॉइस ऑफ टेक्निक, एन ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक रिक्वायर्स इन्वेस्ट इन प्लांट एंड मशीनरी एज कम्पेयर टू द ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो चॉइस ऑफ तकनीक की चॉइस भी होती है बेटा, कोई भी अफेक्ट करती है फिक्स कैपिटल को, कि यार फिक्स कैपिटल हम ज़्यादा लगा लें, ज़्यादा प्लांट मशीनरी खरीद लें हम, तो हमको लेबर कम चाहिए, तो ये तकनीक हो गई। या हम कम प्लांट एंड मशीन यानी कम कैपिटल सिस्टम में पैसे लगाएं और ज़्यादा लेबर रख लें, तो ये लेबर इंटेंसिव तकनीक कहलाएगी। ज़्यादा प्लांट एंड मशीन खरीदेंगे तो बेटा प्लांट मशीनरी तकनीक कहलाएगी, इंटेंसिव तकनीक कहलाएगी, ओके। अब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, organizations using assets which become obsolete faster, more fixed capital as compared to other organization। बेटा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, जो टेक्नोलॉजी चाहिए जिन बिजनेस को, जिन ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो बेटा ज़्यादा परचेज करते हैं प्लांट मशीनरी, वो ज़्यादा फिक्स कैपिटल करते हैं एज कम्पेयर टू दूसरे ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर में। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, कंपनीज हैविंग मोर ग्रोथ
प्लान्स, जो बेटा ग्रोथ प्रोस्पेक्टेशन है, वृद्धि की आशा। तो कंपनी होते हैं बेटा, उनके पास ज़्यादा ग्रोथ प्लान होता है, रिक्वायर करते हैं मोर फिक्स कैपिटल, ज़्यादा फिक्स कैपिटल लगाते हैं। ऑर्डर टू एक्सपेंड प्रोडक्शन कैपेसिटी, मोर प्लांट एंड मशीन रिक्वायर्ड, क्योंकि बेटा ज़्यादा प्लांट एंड मशीन क्यों चाहिए, ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए। ज़्यादा प्रोडक्शन कब होगा, जब ज़्यादा प्लांट एंड मशीनरी होगी। तो ज़्यादा प्लांट एंड मशीनरी कब होगी, तब बेटा हम फिक्स कैपिटल, जब हमारी ज़्यादा होगी तो फिक्स कैपिटल उनको ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिनको ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा डिवर्सिफिकेशन। डिवर्सिफिकेशन क्या, इन कैसा कंपनी गोज फॉर डिवर्सिफिकेशन देन इट विल रिक्वायर मोर कैपिटल। यदि बेटा वो डिवर्सिफिकेशन करते हैं, टू इन्वेस्ट करते हैं फिक्स एसेट्स में लाइक प्लांट एंड मशीनरी में, तो उसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, यदि बेटा चैनल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि एक प्लांट वहाँ लगा दिया, एक वहाँ लगा दिया, एक दूसरी जगह लगा दिया, तो द फर्म विच सेल्स इट प्रोडक्ट थ्रू होलसेलर्स, यानी कि एक फर्म जो अपनी होलसेलर के थ्रू अपने प्रोडक्ट को बेचती है, तो उसको रिक्वायर्स लेस फिक्स कैपिटल, उसको बेटा कम चाहिए। तब उसको क्या चाहिए, फिक्स कैपिटल कम चाहिए यदि होलसेलर के थ्रू वो बेचती है। कोलाबोरेशंस, इफ़ कंपनीज आर अंडर कोलाबोरेशन जॉइंट वेंचर देन दे नीड फिक्स कैपिटल एज द शेयर प्लांट एंड मशीनरी विद देयर कोलाबोरेटर्स। यदि कंपनी कोलाबोरेशन वाली कंपनी है तो बेटा प्लांट एंड मशीनरी को वो कोलाबोरेट करके ज़्यादा फिक्स कैपिटल ले सकती है, यानी कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फिक्स कैपिटल में। ओके, नोट कर लेंगे और बेटा अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।